बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और आप देख रहे हैं एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर ऑफिशियल। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे CSS 2021 जो इसी महीने एक एग्जाम कंडक्ट किया गया। आज हम जरा पेपर चेक करेंगे जी पॉलिटिकल साइंस का, और पॉलिटिकल साइंस के पेपर में क्वेश्चंस क्या आए और हमने अपनी वीडियो में किस चीज के ऊपर डिटेल में बात की थी। पहले तो मैं बताता चलूं कि जो वीडियो में हमने 17 सवाल दिए थे और उन 17 सवालों में से ऑलमोस्ट कोई 70 to 80% कंटेंट उससे बाहर से कोई भी ऐसी चीज नहीं है, उसी में से आया। इवन के ऑब्जेक्टिव टाइप का बहुत सा एरिया उसमें से आया। प्लस जितनी भी वीडियोस अभी तक हमने अपडेट की हैं, चाहे पॉलिटिकल साइंस की हो, IR की हो, इंग्लिश एसे की हो, इस्लामियात से रिलेटेड कोई चीज हो, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। और बहुत ज्यादा जिसको हम कहते हैं ना कैलकुलेटेड किस्म की प्रिपरेशन, जिन लोगों ने स्मार्ट वर्क किया उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो पहला क्वेश्चन जी, हमने तो अपनी वीडियो भी लिंक में भी आपको शो हो रही होगी, पॉलिटिकल साइंस के 17 क्वेश्चन। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी होता है कि थोड़ी सी स्टूडेंट्स के साथ इंकरेजमेंट हो जाती है कि जो हम अपने तजर्बे से और एफर्ट के साथ, क्योंकि पूरा साल पढ़ाया जाता है यहाँ पर, ऑप्शनल सब्जेक्ट है 200 मार्क्स का, CSS का भी, PMS का भी, तो एफर्ट की जाती है। तो उसके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हमने, फिर क्वेश्चंस बनाए, पास पेपर के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो स्टूडेंट के लिए उसमें बेनिफिट ये होता है कि स्टूडेंट के लिए एक इंकरेजमेंट आ जाती है, लेकिन अगर हम इस वे से भी प्रिपरेशन करें और कैलकुलेटेड वे से चीजों को अंडरस्टैंड करें, तो हमारा जो ये 200 नंबर का पेपर पॉलिटिकल साइंस है, PMS है, चाहे CSS है, ये हमें 170 प्लस 180 तक नंबर दे सकता है। तो इस इंकरेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वीडियो बनाई जाती है कि एक तो पेपर का रिव्यू कर लें और एक आपसे शेयर हो जाए जी ऑलरेडी हमने जो वीडियो पेपर से पहले एक अपडेट की थी, पब्लिश की थी, उसमें जो बातें या जो अपने गेस्ट या अपने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए थे, उनमें से काफी ज्यादा डाटा और क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमने बात की थी कंपैरिजन ऑफ प्लेटोज आइडियल स्टेट विद अरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट। अरिस्टोटल की पॉलिटिक्स बुक है, उसमें उसकी आइडियल स्टेट की बात है। फिर अरिस्टोटल ने फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट के ऊपर बड़ी बात की है। तो एज इट इज जी जो क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 1 है जी, व्हाट इज द अरिस्टोटोलियन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, और ये वही स्टेट है जो पॉलिटिक्स में उसकी निकलती है और फिर वो फर्दर स्टेट्स की बाकी डिटेल बताता है। दूसरा सवाल जी हमने बताया था इब्न खल्दून पॉलिटिकल थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अल असबिया या असाबिया सोशल सॉलिडारिटी कहते हैं जी। क्वेश्चन नंबर अगर 4 में आप देखें तो इब्न खल्दून while acknowledging the external factor emphasizes more on the internal system factors decisive for the decline of a state elaborate। उसने एक स्टेट का कॉन्सेप्ट भी दिया था और यही इब्न खल्दून की पॉलिटिकल थॉट का एक इंपॉर्टेंट सेटअप था कि जो वो स्टेट के बारे में बताता है और स्टेट बताता है कितने अरसे तक रहती है स्टेट। 120 साल तक जो उसकी एज होती है उसमें अगर वो स्टेबल होती है, पहले 2 फेजेस में 40 ईयर के डिवीजन में, तो फिर फर्दर ग्रो की तरफ जाती है और पहले 40 साल वो जो बनने में लगती है, खड़ी होने में लगती है, और अगले 40 साल बताते हैं कि वो स्टेट कहाँ जाएगी। अगर वहां वो स्टेट कहीं ना कहीं फेलियर का, इंटरनल क्राइसिस का शिकार हो जाए, तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना इंटरनल स्टेट कोलैप्स कर जाती है। इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो सकता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, कैओस हो सकता है, एथनिक क्राइसिस हो सकते हैं, ट्राइब और सूबों की जंगें हो सकती है। बड़ी डिटेल में उसने इंटरनल क्राइसिस के ऊपर बात की। तो एज इट इज ये देखें जी, ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट से पूछा गया। उसके बाद जी मैंने एक और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हिट हुआ है इस दफा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट्स होब्स, रूसो एंड जॉन लॉक, मैंने तीनों का एक ही जगह पे कंपैरिजन भी आपको कहा था आएगा। और दूसरी बात जो मैंने कही थी वो ये कही थी कि इन तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट को आपने अंडरस्टैंड करना है विद रेफरेंस टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ नेचर क्या है, जो जन्म एक हालत होती है, नेचुरल हालत होती है, वहां पर इंडिविजुअल का रोल क्या होना चाहिए, लिबर्टी की डेफिनेशन तीनों ने क्या दी है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन तीनों ने क्या दी है, तीनों ने ह्यूमन राइट्स या जो पॉलिटिकल राइट्स है उसके ऊपर क्या बात की है, तीनों ने वहां पर डिफरेंट किस्म के लॉ एंड ऑर्डर और जो जस्टिस का निजाम है उसमें क्या बात की है। तो ये पूरे का पूरा एक कंपैरिजन चलता है हॉब्स, लॉक एंड रोसो। बेसिकली हॉब्स की जो कुछ इंपॉर्टेंट थॉट्स हैं वही सबसे पहले लेवाइथन में आती है और उसको फिर पिकअप करते हैं लॉक। और लॉक कहते हैं कि हॉब्स का जो मानना है कि जो स्टेट ऑफ नेचर एक ऐसी हालत थी जहां पर सब कुछ बहुत ज्यादा बुरा था, वॉरिंग स्टेट्स थी, ब्रूटैलिटी थी और नास्टी किस्म के लोग थे, जंगे करते थे, माइट इज राइट था। लॉक कहता है ऐसा नहीं है, वो हालात बड़े अच्छे थे, लोग बड़े पुरअमन थे, आपस में कॉपरेशन करके रहते थे। और रोसो की जब बात आती है स्टेट ऑफ नेचर पे, तो रोसो कहता है कि जो लॉक वाली फिलॉसफी है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब प्रॉपर्टी के, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया तो आपस में कंपटीशन शुरू हुआ, लड़ाई झगड़ों की तरफ गए, तो तब उनको रियासत की जरूरत पेश आई, यानी स्टेट की जरूरत पेश आई। जब स्टेट ऑफ नेचर जो थी वो बड़ी अमन पुरसुकून थी, ये
रोसो का मानना है, और लॉक का भी कुछ हद तक, लेकिन ऑल टुगेदर इनसे डिफरेंस करते हैं जो सबसे पहले सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट हैं, होब्स। तो देखें जी, ये भी सवाल एज इट इज ही आ गया है, और ये इतना मुश्किल सवाल नहीं है। मैंने तो अपने नोट्स में भी इसको अलग अलग एलैबोरेट करके और पास पेपर के क्वेश्चंस को देखते तीनों का कंपैरिजन भी बनाया, और आपको कहा भी था कि आपने भी कंपैरेटिव एनालिसिस तीनों का करना है, क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आपका सीएसएस हो चाहे आपका पीएमएस हो। अच्छा जी, उसके अलावा इन्होंने एक और क्वेश्चन पुट किया जी, सोशो पॉलिटिकल थॉट्स ऑफ शाह वलीउल्लाह ग्रेटली इनॉग्रेटेड रिलीजियस फिलॉसफी। मैंने शाह वलीउल्लाह के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाकर काफी अर्सा पहले ही अपलोड कर दी थी, वो कि मैंने अपने गेस्ट में इनका जिक्र नहीं किया था। मेरा मानना यह था कि अगर मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स में आप इब्न खल्दून के साथ किसी को करेंगे तो अल फराबी आइडियल रिपब्लिक और उनकी थॉट और कॉन्सेप्ट जो अल फराबी का है, जो प्लेटोनिक थॉट उन्होंने प्रमोट किए, वो आ सकता है, लेकिन वो सवाल नहीं आया, कोई ऐसी बात नहीं, वो पीएमएस में आ सकता है। अच्छा जी, उसके अलावा मॉन्टेस्की की थ्योरी है सेपरेशन ऑफ पावर, उसके ऊपर भी सवाल आ गया। कंपैरिजन ऑफ यूके यूनिटरी सिस्टम विद यूएसए प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अगर आप देखें तो पेपर 2 में ये कंपैरिजन आया है यूके का यूनिटरी सिस्टम और उसमें लोकल बॉडी सिस्टम कैसे चलता है। तो मैंने यूके का यूनिटरी सिस्टम तो अपने गेस्ट में बताया था, और साथ ये भी बताया था कि इसका प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ यूएसए से कंपैरिजन तैयार करना है। लेकिन जिसने यूके का यूनिटरी सिस्टम प्रिपेयर किया तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि यूके के यूनिटरी सिस्टम के अकॉर्डिंगली वहाँ लोकल बॉडीज किस तरह काम करती हैं। तो इसके ऊपर एक बेहतरीन किस्म का आपका सवाल तैयार हो सकता है, जो कि सवाल एज इट इज पूछा गया। उसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट आया जी, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। ये विद रेफरेंस टू पाकिस्तान मैंने कहा था, ये उन्होंने विद रेफरेंस टू यूके आपसे पूछ लिया। अच्छा, उसके अलावा जी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सवाल आए हैं, और बड़े सीधे सीधे उन्होंने सवाल पूछे। पेपर 2 निकाल लेते हैं जी। पेपर 2 में उन्होंने कहा है जी कि डिस्कस द मेजर इश्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग प्रोसेस इन पाकिस्तान 1956, 62 और 73। अगर आप गौर से देखें तो मैंने इस्लामिक प्रोविजन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन ये क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, उसके साथ साथ मैंने फेलियर ऑफ द 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन इसके ऊपर बात की है, और गेस्ट में बताया था कि आपने बहुत ज्यादा तैयार करना है। और उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया था कि जो 62 का कॉन्स्टिट्यूशन उसको भी आपने प्रिपेयर करना है। तो एज इट इज ये भी सवाल आ गया। उसके बाद एक और सवाल है जी, व्हाट आर द मेजर ऑब्स्टिकल टू द प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन कंटेम्परेरी पाकिस्तान। इस सवाल को मैंने जरा डिफरेंट वे में रखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी एंड नेशनल सिक्योरिटी। मैंने इस पर्सपेक्टिव में दिया था, हालांकि उन्होंने फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान अलग से पूछ भी लिया है, तो ये भी सवाल यहाँ पर मैच हो जाता है। और उसके अलावा मैंने 18th अमेंडमेंट के बारे में कहा था कि किस तरह 18th अमेंडमेंट कुछ जो राइट्स देती हैं सूबों को, उसका कोई क्रिटिकल एनालिसिस भी आ सकता है। तो ये जी आज का पेपर कंपैरिजन भी है जो गेस्ट हमने इशू किया था, और उसके साथ साथ जो आपका पेपर जो आया उसके रिव्यू की तरफ आते हैं। तो अब रिव्यू की तरफ सबसे पहले देखते हैं जी। तो एरिस्टोटेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट में वो बेसिकली अरिस्टोटल की तो मॉडल स्टेट की बात करता है, लेकिन एरिस्टोटल ने टाइप ऑफ स्टेट्स का भी जिक्र किया हुआ है कि रियासतों की क्या क्लासिफिकेशन, फिर किस किस्म की स्टेट्स और उसके साथ फिर किस किस्म की हुकूमतें एग्जिस्ट करती हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोसोस नोशन ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर एंड होब्स एंड लॉक। ये मैंने चूंकि आपसे बात कर दी, तो एज इट इज इन तीनों की स्टेट ऑफ नेचर यानी नेचुरल हालत में जब इंसान शुरू में रहा करता था उसके बारे में इन्होंने सवाल किया। इब्न खल्दून का एक्सटर्नल फैक्टर इतने ज्यादा वो क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं होते। इंटरनल फैक्टर पे रियासत को जोर देना चाहिए, क्योंकि अगर इंटरनल फैक्टर जो हैं वो कहीं ना कहीं आपके वल्नरेबल हो जाए, इकोनॉमी वल्नरेबल हो जाए, सोसाइटी आपस में लड़ पड़े, एथनिक क्राइसिस हो जाए, लिंगुअल क्राइसिस हो जाए, और उसके साथ साथ आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आए, तो इब्न खल्दून का मानना है कि फिर आप ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और मैंने इसके ऊपर एक अलग से भी सवाल बनाया था, वो था नेशनल सिक्योरिटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। बड़ा इंपॉर्टेंट है रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड इंटरेस्ट ग्रुप इन मेकिंग पब्लिक पॉलिसी। उसके हिसाब से उन्होंने नेशनल इंटीग्रेशन पे एक सवाल दे दिया। तो अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल साइंस को इन अ नटशेल, अगर मैं बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, मेंटोर पॉलिटिकल साइंस की अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो मेरा मानना ये है कि जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स में 3-4 इंपॉर्टेंट या 5 इंपॉर्टेंट थिंकर जरूर करने होते हैं। उनका कंपैरिजन भी आता है, अलग अलग आ जाता है। फिर मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर्स में से 2-3 सवाल या एक सवाल आपका प्रॉपर बनता है। उसके साथ साथ फिर कुछ छोटे छोटे सवाल होते हैं जो कि करंट अफेयर, जनरल नॉलेज के, गवर्नेंस के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है, नेशनल पार्क के बारे में पूछ लिया जाता है, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में पूछ लिया जाता है। उसके साथ साथ अगर आप गौर से देखें
तो जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का कॉन्सेप्ट है, जिसमें पॉलिटिकल कल्चर्स के बारे में बात का सवाल आ जाता है, सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, पार्टिसिपेटरी पॉलिटिकल कल्चर या पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर के बारे में आपसे पूछ लेते हैं। उसके साथ साथ टाइप ऑफ पॉलिटिकल कल्चर के साथ साथ टाइप एंड रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, स्पेशली पाकिस्तान के रेफरेंस से ही आता है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन के रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर पॉलिटिकल साइंस में देखा जाए तो रियासत में सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, डेमोक्रेटिक सिस्टम किस किस्म के होते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो पॉपुलर जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आता है, सेपरेशन ऑफ पावर का मोंटेस्क्यू का जो कॉन्सेप्ट आता है, जैसा कि पेपर में आया भी। तो ये प्रॉपर लिस्ट है 12 से 15 या 20 से 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। गो के ये पूरा सिलेबस तो कवर नहीं करते, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अब बाय ऑल मींस पेपर सर पे और ये तैयारी करनी है, तो ये इनमें से पेपर आ जाता है। लेकिन अगर स्टूडेंट प्रैक्टिकली सब्जेक्ट में चाहे सीएसएस है चाहे पी में से अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, तो मेरा मानना ये है कि एक तो हमने खुद एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर पे ही एक एफर्ट किया है कि नोट्स बना दिए हैं, कोई थोड़े से इतने ज्यादा डेंस नहीं है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वो दो चार अगर आप उन रोड्स को रीडिंग दे दें, क्योंकि उसमें हेडिंग बनी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर एक चीज को अलग अलग डिफाइन किया गया, बुलेट्स बनाए हुए हैं, तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और उसके साथ साथ कोई एक आधी अच्छी बुक भी आप पॉलिटिकल साइंस पे अगर पढ़ ले तो मोर और लेस 160 170 नंबर गेन करना, ऑब्टेन करना पॉलिटिकल साइंस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और ये वाहिद ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसकी प्रिपरेशन भी करने के लिए इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। कोई भी मेंटोर, कोई भी टीचर जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, बस थोड़ा बहुत उनका एक डेप्थ होनी चाहिए सब्जेक्ट को इजीली आप तक कन्वे करने के लिए या एलेबोरेट करने के लिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से अगर वो आपको समझा दे। बाकी आपने किताब पढ़ के कुछ बुलेट्स बना लेने हैं और उसी में से आपका पेपर हल हो जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, सीएसएस हो या पीएमएस हो, अगर कोई भी कैंडिडेट कमिटमेंट के साथ प्रॉपर डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कैटेगराइज करके अरेंज करके अपने बेहतरीन किस्म के नोट्स बना के और किसी भी टीचर से उसकी असिस्टेंस लेके उसकी टीचिंग लेकर टेस्ट देता है, तो मेरा मानना ये है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, सोशियोलॉजी हो गई, ये जो सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये मैक्सिमम नंबर दे सकते हैं अगर आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इन सब्जेक्ट्स की हो। जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, कहीं ना कहीं आपको अपनी इनपुट देनी पड़ती है, अपनी राय देनी पड़ती है, रेलेवेंस क्रिएट करनी पड़ती है पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन स्टूडेंट्स ने हमसे पढ़ा उनके लिए तो ऑब्वियसली बात है, क्लियर है, आप हमारी यूट्यूब वीडियो से देख सकते हैं कि हम कितना ही बेहतरीन और क्रिटिकल वे से कॉम्प्रीहेंड करवाते हैं कॉन्सेप्ट को, और बाद में स्टूडेंट्स को कहते हैं कि नोट्स और बुक से आप इसको कंसल्ट करें, आपके बाकी कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि पेपर अटेम्प्ट करने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। अगर आप किसी से भी या किसी सीनियर से, किसी मेंटोर से उसमें अपनी असेसमेंट करवा लेते हैं, तो वो भी आपके लिए एक बड़ा शाइनिंग जो पार्ट होता है कि आप एक एक्सपेक्टेड कैंडिडेट होते हैं टफ टाइम देने के लिए, कंपटीशन में अच्छी पोजीशन सिक्योर करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रिव्यू के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा, और जो हमने अभी क्लासेस दोबारा रिज्यूम करनी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस की, वो भी इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कुछ तो मेरी चूंकि एकेडमी में क्लासेस भी चल रही होती हैं और कुछ ऑनलाइन है, तो उनकी कुछ भी जो भी क्लिप्स हैं वो यूट्यूब पे शेयर हों। प्लस आने वाले दिनों में एक और कोशिश होगी कि यूट्यूब के ऊपर ही लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर भी कंप्लीट लेक्चर्स आपको डिलीवर किए जाएं। तब तक के लिए इजाजत दें जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़, नासिर पाकिस्तान जिंदाबाद।